हेलो एवरीवन, मैं मनोज कुमार तिवारी। मैं फंक्शन का नेक्स्ट लेक्चर लेके आपके सामने मौजूद हूँ। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। ये वीडियो अच्छे से करें, ये वीडियो को समझना बहुत ज़रूरी है। दिक्कत हो तो आप लोग तुरंत मेरे से क्लियर करें। हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे 7 इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम ग्राफ से निकालते हैं। देखिए, इन सब को निकालने का अगर आप बुक पलट के देखेंगे तो ये सब अलग अलग चैप्टर है। कंटिन्यूटी एक चैप्टर आप देख सकते हैं बुक पलट के, डिफरेंशिएबिलिटी भी एक चैप्टर है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी चैप्टर है, एक मैक्सिमा मिनिमा भी एक चैप्टर है और मैपिंग भी एक चैप्टर के कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पे हम एक साथ एक ही वीडियो में 5 चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि इन सब का वैल्यू हम ग्राफ के मदद से कैसे निकालते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जब हम इन सब चैप्टर में जाएंगे तो वहाँ पे बताएंगे कि फॉर्मूला के मदद से हम कैसे निकालते हैं। लेकिन आपको आंसर पहले से ही पता होगा प्रॉब्लम बनाने से पहले। तो यहाँ पे ग्राफ के मदद से हम देखेंगे कि डोमेन कैसे निकालते हैं, रेंज कैसे निकालते हैं, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी कैसे निकालेंगे, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग कैसे निकालते हैं, मैक्सिमा एंड मिनिमा और मैपिंग कैसे निकालते हैं। हम यहाँ पे जो भी बोलते जाएंगे वो सब आप एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, सबको आप नोट करते चले जाएंगे। अब यहाँ पे गौर करें, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। हम यहाँ पे कोई भी एक लाइन ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू एक्स लाइन ड्रॉ की है, तो ये y इक्वल टू एक्स का लाइन हो गया, ये y इक्वल टू एक्स, ये आपका x एक्सिस, ये आपका नेगेटिव x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये आपका हो गया नेगेटिव y एक्सिस, और ये ओरिजिन आप लोग सभी लोग जानते हैं। आप जरा गौर करें, यहाँ पे जब कभी भी हम किसी भी लाइन का या किसी भी कर्व को ड्रॉ करते हैं तो उस कर्व पे बहुत सारा पॉइंट होता है। यहां पे आप देख सकते हैं इस स्ट्रेट लाइन पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट है। हम चाहे तो इस स्ट्रेट लाइन को और नीचे बढ़ा सकते हैं, हम चाहे तो इस स्ट्रेट लाइन को और ऊपर बढ़ा सकते हैं। जहां तक ले जाना चाहे हम ले जा सकते हैं और नीचे जहां तक ले जाना चाहे ले जा सकते हैं। इस पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, हर एक पॉइंट में एक्स और वाई दोनों है। अब आप खुद देखें, हम यहाँ पे डोमेन बताने जा रहे हैं कि डोमेन कैसे निकालेंगे ग्राफिकली। आप यहाँ पे देखें और सोचें कि इस ग्राफ में x का क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है, कौन कौन सा वैल्यू हो सकता है। आप खुद देखें, जैसे जैसे ये x बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे ये ग्राफ बढ़ता जाएगा, आप खुद देख सकते हैं ये x का वैल्यू भी बढ़ता जाएगा। इधर बढ़ा, इधर भी x का वैल्यू बढ़ गया। तो ये जैसे जैसे बढ़ता जाएगा x का वैल्यू बढ़ता जाएगा, ये जैसे जैसे नीचे जाएगा x का वैल्यू घटता जाएगा। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इस ग्राफ में जो x का वैल्यू है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है। ये जैसे जैसे नीचे जाएगा x कहाँ जाएगा, नेगेटिव की ओर। जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा x बढ़ता चला जाएगा। तो इस ग्राफ में अगर हम देखें तो x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी सारा वैल्यू हो सकता है। तो सारा वैल्यू हो सकता है तो इसका डोमेन जो होगा वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होगा। मतलब कि अगर आपसे कोई डोमेन पूछेगा, अगर आपसे कोई डोमेन पूछेगा किसी भी ग्राफ का, तो डोमेन का मतलब होता है ऑल द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। जब कभी भी आपसे कोई डोमेन के बारे में पूछेगा तो आप ग्राफ को देखें, ग्राफ को देख के बताएं कि इसमें x का क्या क्या वैल्यू हो सकता है। जो जो वैल्यू हो सकता है वो सब डोमेन के कैटेगरी में जाएगा, वो सब डोमेन के कैटेगरी में जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे डोमेन क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें तो दूसरे एग्जाम्पल में भी आप देखें, अगर आपके पास मानिए ग्राफ ऐसा है, ये ग्राफ है, आप देखें ये ग्राफ, यहां पे ये 0, ये आपका क्या हो गया x, ये आपका हो गया x डैश। आप खुद देखें, ये ग्राफ जैसे जैसे बढ़ेगा, ये ग्राफ जैसे जैसे बढ़ेगा x इधर बढ़ता जाएगा, ये इधर जैसे जैसे बढ़ेगा x इधर घटता जाएगा। तो इसमें भी आप क्या देख रहे हैं,
इस ग्राफ में भी क्या देख रहे हैं आप कि x का वैल्यू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी कुछ भी हो सकता, तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी कुछ भी हो सकता, तो इसका डोमेन क्या हो गया, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, और माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी को हम रियल नंबर कहते हैं। मतलब इसका डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर। तो डोमेन, जब कभी भी डोमेन का बात करें, जब कभी भी आपको डोमेन निकालना हो, तो डोमेन के लिए आप हमेशा पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x को देखेंगे। याद रखें, ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x जो है वो डोमेन को रिप्रेजेंट करता है। तो डोमेन हो गया। अब हम देखते हैं रेंज। रेंज के लिए आपको देखना है y को। रेंज के लिए आपको क्या देखना है, y। डोमेन के लिए x, डोमेन के लिए आप क्या देखेंगे, x, और रेंज के लिए आप क्या देखेंगे, y। जैसे ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये आपका एक स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन हुआ। आप खुद देखें इसमें y का वैल्यू क्या हो सकता है। जैसे जैसे ये नीचे जाएगा, आप खुद देख सकते हैं यहाँ y का वैल्यू घटता जा रहा है, ये नीचे जाएगा y का वैल्यू घटता जाएगा। जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा y का वैल्यू भी बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा y का वैल्यू बढ़ता जाएगा। तो इस स्ट्रेट लाइन को हम चाहे तो जहां तक ले जाना चाहे ले जा सकते हैं नीचे, और ऊपर जहां तक ले जाना चाहे ले जा सकते हैं। तो यहां पे आप खुद देखें y का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होगा कि नहीं। जैसे जैसे ये नीचे जाएगा y का वैल्यू नीचे बढ़ता जाएगा, कभी ना कभी माइनस इन्फिनिटी पे पहुंचेगा। जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा y का वैल्यू प्लस इन्फिनिटी की तरफ भागेगा। तो रेंज के लिए हम देखेंगे y। रेंज में क्या होता है, आपके ग्राफ में जो जो y का वैल्यू पॉसिबल है, आपके ग्राफ में जो जो y का वैल्यू पॉसिबल है, वो सब रेंज के कैटेगरी में जाएगा, वो सब रेंज के कैटेगरी में जाएगा। तो इसका रेंज क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, मतलब इसका रेंज क्या हो गया, ऑल रियल नंबर। डोमेन क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। डोमेन के लिए हम क्या देखते हैं, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ व्हाट, x। तो यहां पे पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x क्या, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो इसका डोमेन क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अगर हम एक दूसरा एग्जांपल देखें, तो दूसरे एग्जांपल में जैसे आप देख सकते हैं, यही ग्राफ हम देखते हैं मॉड x। ये जरा अच्छे से समझे, आप गौर करें, ये y है, सॉरी ये ओरिजिन, ये y, और नीचे निगेटिव y। अब आप इस ग्राफ को गौर से देखें और आप बताएं कि इसमें y का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। आप खुद देखें, ये ग्राफ कहां से शुरू हो रहा है, ओरिजिन से। ये ग्राफ नीचे तो नहीं है, और नीचे जा भी नहीं सकता। ये ग्राफ ऊपर बढ़ सकता है, ये इधर बढ़ सकता है। तो यहां पे ग्राफ जो है y के लिए, क्योंकि हम रेंज बता रहे हैं, 0 से शुरू हो रहा है, और जैसे जैसे ये बढ़ेगा y बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे ये बढ़ेगा y बढ़ता जाएगा। मतलब कि इसमें, इस पूरे ग्राफ में जो y का वैल्यू है, इस पूरे ग्राफ में जो y का वैल्यू है, वो ओरिजिन से पॉजिटिव y की तरफ बढ़ रहा। मतलब इसमें y का वैल्यू क्या हो सकता है, 0 से इन्फिनिटी। तो इसका रेंज जो होगा वो होगा 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी। रेंज के लिए हमेशा आपको y देखना है। जो वैल्यू y का आएगा, जितना वैल्यू y का आ सकता है, वो सब आपका रेंज के कैटेगरी में जाएगा। जितना वैल्यू आपका x का आ सकता है, वो सब आपका डोमेन के कैटेगरी में जाएगा। अगर डोमेन की हम बात करें तो ये इधर बढ़ता जाएगा, ये इधर बढ़ता ही जाएगा। तो जैसे जैसे ये इधर बढ़ेगा, x इधर माइनस इन्फिनिटी, जैसे जैसे ये इधर जाएगा, x इधर प्लस इन्फिनिटी। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो डोमेन के लिए x, रेंज के लिए y। y का जो जो पॉसिबल वैल्यूज हो सकता है, वो सब आपका रेंज के कैटेगरी में जाएगा, और x का जो जो वैल्यू हो सकता है, वो सब आपका डोमेन के कैटेगरी में जाएगा। तो रेंज के लिए हम क्या देखेंगे, y। अब सवाल उठता है कि सर ये कंटिन्यूटी क्या, कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है। बेसिक मतलब लगातार, कहीं कोई ब्रेक नहीं। अगर आपका ग्राफ कहीं ब्रेक ना करे, अगर आपका ग्राफ कहीं ब्रेक ना करे, मतलब कि वो कंटिन्यूअस फंक्शन है। अगर वो कहीं टूट जाता है, कहीं ब्रेक कर जाता है, मतलब कि वो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। जैसे अगर हम यहां पे देखें एक ग्राफ को, ये y, ये x, ये आपका एक स्ट्रेट लाइन है।
आप खुद देखिए, क्या ये ग्राफ कहीं टूटा हुआ है? कहीं टूटा हुआ नहीं है। ये ग्राफ कहीं ब्रेक नहीं किया है, मतलब कि ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। ये आपका एक क्या है? कंटिन्यूअस फंक्शन। लेकिन अगर ये ग्राफ टूट जाए, अब आप देख सकते हैं यहां पे ये ग्राफ ब्रेक कर गया है, तो यहां पे अगर ये ग्राफ ब्रेक किया है तो इस जगह पे कुछ ना कुछ तो कोऑर्डिनेट होगा। मान लेते हैं यहां पे कोऑर्डिनेट है a, b, तो यहां पे x कोऑर्डिनेट क्या हुआ? a, तो ये फंक्शन जो होगा, ये जो फंक्शन है, हम कहेंगे कि x इक्वल टू a पे डिसकंटिन्यूअस है। बाकी हर एक जगह पे ये क्या है? कंटिन्यूअस। गौर करें, ये ग्राफ खाली एक ही जगह पे टूटा है। ये ग्राफ खाली एक ही जगह पे टूटा है, तो इस जगह का नाम क्या है इन टर्म्स ऑफ x? इस जगह का नाम है x इक्वल टू a। मतलब ये फंक्शन जो है x इक्वल टू a पे टूटा हुआ है, इसलिए x इक्वल टू a पे ये डिसकंटिन्यूअस कहलाएगा। लेकिन अगर यहां पे कोई पूछे, यहां पे मान देते हैं -2 है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि x इक्वल टू -2 पे क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो आप खुद देखिए यहां पे कोई ब्रेक नहीं है, तो यस इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -2। अगर आपसे कोई पूछे कि ओरिजिन पे क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो यस इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। क्यों 0 पे कंटिन्यूअस है? क्योंकि यहां पे ब्रेक नहीं है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि क्या ये फंक्शन x इक्वल टू a पे कंटिन्यूअस है, तो नो, ये x इक्वल टू a पे कंटिन्यूअस नहीं है। क्यों? क्योंकि x इक्वल टू a पे जो ग्राफ है वो आपका क्या हो गया? ब्रेक। तो कंटिन्यूटी के लिए आपको ये देखना है कि ग्राफ किस जगह पे ब्रेक हो रहा है। अगर कहीं पे ब्रेक हुआ तो उस जगह पे जो x है, उस जगह पे जो x है, उस x के उस वैल्यू पे आपका जो फंक्शन होगा वो डिसकंटिन्यूअस होगा। अगर आपसे कभी भी कोई पॉइंट पूछा, जैसे पूछ देगा कि किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, तो पॉइंट अगर पूछता है आपसे कैलकुलस में, तो आपको आंसर करना है इन टर्म्स ऑफ x, याद रखेंगे। अगर आपसे कोई पूछता है कि किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, तो आपसे क्या पूछ रहा है? पॉइंट पूछ रहा है ना। तो पॉइंट जब कभी भी आपसे कोई पूछेगा तो आप आंसर करेंगे इन टर्म्स ऑफ x। वैल्यू कोई पूछेगा कि फंक्शन का वैल्यू क्या है, एक एक्सप्रेशन दे देगा उसका वैल्यू क्या है, तो जब कभी भी वैल्यू पूछा जाए तो आंसर होता है इन टर्म्स ऑफ y। ये चीज याद रखेंगे, इसका बहुत यूज आने वाला। पॉइंट जब भी पूछेगा कैलकुलस में तो आप आंसर करेंगे इन टर्म्स ऑफ x। वैल्यू जब भी कोई पूछेगा तो आप आंसर करेंगे इन टर्म्स ऑफ y। इन शॉर्ट x को हम पॉइंट कहते हैं, पॉइंट, और y को हम वैल्यू कहते हैं। y को हम क्या कहेंगे? वैल्यू। जब कभी भी वैल्यू रिप्रेजेंट करना हो तो y के टर्म्स में, जब कभी भी पॉइंट रिप्रेजेंट करना हो तो x के टर्म्स में। तो कंटिन्यूटी का मतलब समझ में आ गया। कंटिन्यूटी का मतलब क्या होना चाहिए? कहीं ग्राफ ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर कहीं पे ग्राफ ब्रेक है तो वो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा। डोमेन और रेंज, तो डोमेन के लिए x, रेंज के लिए y, कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी के लिए कि ग्राफ कहां पे टूटा हुआ है और ग्राफ कहां पे टूटा हुआ नहीं है। ये याद रखेंगे। ग्राफ आप प्लॉट कर लेंगे, ग्राफ प्लॉट करने में आपको दिक्कत नहीं होगा। हम यहां पे कुछ एग्जाम्पल लेके आपको ये सब समझा रहे हैं। जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आप सब आंसर खुद पे खुद करने लगेंगे। आप यहां पे क्लियर हो चुका है कि यहां टूटा हुआ है तो डिसकंटिन्यूअस, बाकी सभी जगहों पे यहां पे भी कंटिन्यूअस है पूरा, और इधर भी कंप्लीट क्या है? कंटिन्यूअस। अगर ग्राफ यहां पे भी टूट जाए तो इस जगह पे भी ग्राफ आपका क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस, याद रखें। और जब कभी भी पॉइंट पूछेगा तो x के टर्म्स में आंसर करेंगे, जब कभी भी वैल्यू पूछेगा तो y के टर्म्स में आंसर करेंगे। अब हम आते हैं डिफरेंशिएबिलिटी पे। डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है? डिफरेंशिएबिलिटी को आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आप गौर करें, आप इस हाथ को देख रहे हैं, ये कहीं टूटा हुआ नहीं है, तो ये आपका कंप्लीट क्या है? कंटिन्यूअस है, कंप्लीट कंटिन्यूअस। लेकिन आप इस सेक्शन को देखें, इस सेक्शन को, इस सेक्शन पे हम क्या कह सकते हैं कि ये पार्ट और ये पार्ट आके ज्वाइंट हो रहा है। इस सेक्शन पे क्या है? ये एक क्या है? ज्वाइंट है ना। ये क्या कर रहा है? इस सेक्शन को और इस सेक्शन को क्या कर रहा है? ज्वाइंट। तो ये ज्वाइंट हुआ। ये ज्वाइंट का काम क्या है? कि दो सेक्शन को ज्वाइंट करे। तो अगर हम इसको एक कर्व माने, इसको हम एक कर्व माने, तो यहां पे दो कर्व
दो कर्व इस जगह पे ज्वाइंट हो रहा, तो आपके ग्राफ में अगर कोई ऐसा पॉइंट है जहां पे आपको लगे कि दो डिफरेंट कर्व आके ज्वाइंट हो रहा हो, आपके कर्व में कोई ऐसा पॉइंट हो जहां पे आपको लगे कि दो डिफरेंट कर्व आके ज्वाइंट हो रहा हो, तो उस ज्वाइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, उस ज्वाइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। जैसे इस ज्वाइंट पे ये कंप्लीट फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन यहां पे अगर हम देखें इस जगह पे तो कोई ज्वाइंट नहीं है, तो इस जगह पे कोई ज्वाइंट नहीं है, मतलब इस जगह पे ये फंक्शन जो है ये आपका क्या है, डिफरेंशिएबल। जैसे अगर हम एक एग्जांपल देखें, एग्जांपल में आप साफ देख सकेंगे, मान देते हैं हम यहां पे दो एग्जांपल लेते हैं, एक आपका हम y इक्वल टू एक्स ले लिए, एक एग्जांपल हम लिए ये ग्राफ, और एक एग्जांपल हम लेते हैं ये। अब आप तीनों ग्राफ को देखें गौर से, इन तीनों ग्राफ में आपको ज्वाइंट कहां नजर आ रहा है, इसमें कोई ज्वाइंट नहीं है, कोई ज्वाइंट नहीं, ये एक कंटिन्यू लाइन है, इसमें भी ज्वाइंट नहीं है। अगर आप एक रस्सी ले लें, रस्सी को आप लूज करके पकड़ेंगे तो एक पैराबोलिक कर्व बनाएगा, तो उसमें ज्वाइंट तो नहीं हुआ। लेकिन अगर आप इसको देखें तो यहां पे आपको ज्वाइंट नजर आ रहा है, यहां पे आप देख के बता सकते हैं कि इसमें दो लाइन है, एक ये लाइन है और एक ये लाइन, और ये दोनों लाइन आके एक दूसरे से यहां पे ज्वाइंट हुआ। तो ये जो फंक्शन है इस जगह पे डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन ये फंक्शन थ्रू आउट डिफरेंशिएबल है, ये फंक्शन थ्रू आउट डिफरेंशिएबल। थ्रू आउट का मतलब हो गया कि हम x के सेंस में कह रहे हैं। x के सेंस में मतलब क्या हो गया कि जैसे जैसे ये बढ़ता जा रहा है x भी बढ़ता जा रहा है, ये हर जगह पे ये क्या है, डिफरेंशिएबल। जैसे जैसे ये नीचे जा रहा है x घटता जा रहा है, तो x के हर एक जगह पे ये क्या है, डिफरेंशिएबल। जैसे जैसे ये इधर बढ़ेगा, x बढ़ता जाएगा, तो x के हर एक पॉइंट पे ये क्या है, डिफरेंशिएबल। वैसे ही ऐसे इधर बढ़ेगा तो x के हर एक पॉइंट पे ये क्या है, डिफरेंशिएबल। लेकिन यहां पे ये किस जगह पे डिफरेंशिएबल नहीं है, किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो आपसे हम क्या पूछ रहे हैं, किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो आपका आंसर क्या आएगा कि सर ये जो फंक्शन है ये x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। लेकिन अगर हम पूछे कि क्या ये x इक्वल टू 2 पे डिफरेंशिएबल है, तो आप देखें x इक्वल टू 2 के सामने जो ग्राफ है इसमें कहीं कोई ज्वाइंट नजर नहीं आ रहा, मतलब यस ये x इक्वल टू 2 पे डिफरेंशिएबल है। अगर हम आपसे पूछे कि क्या ये x इक्वल टू -3 पे डिफरेंशिएबल है, तो x इक्वल टू -3 पे आप ग्राफ को देखें, क्या ये कहीं कोई ज्वाइंट है इसमें, नहीं, तो ये x इक्वल टू -3 पे क्या हो गया, डिफरेंशिएबल। हमेशा याद रखें, जो पॉइंट पे दो कर्व आके ज्वाइंट होता हो, जो पॉइंट पे दो कर्व आके ज्वाइंट होता हो, उस जगह पे हम कहेंगे कि वो डिफरेंशिएबल नहीं है। जैसे अगर आप एक रस्सी ले लेते हैं, उसको आप ब्रेक कर दें, तो दो अलग अलग रस्सी हो गया। अब हम उसको एक नॉट दे के बांध देते हैं एक दूसरे से, तो जो नॉट पड़ा, वो नॉट का काम क्या कर रहा, वो नॉट का काम क्या है, वो नॉट दो रस्सी को ज्वाइंट कर रहा है। तो ज्वाइंट कर रहा है ना, तो उस नॉट पे आपको जो रस्सी हो गया वो डिफरेंशिएबल नहीं हुआ। क्यों डिफरेंशिएबल नहीं हुआ, क्योंकि नॉट जो है वो एक ज्वाइंट का काम कर रहा है, और वो ज्वाइंट कर क्या रहा है, दो अलग अलग कर्व को, दो अलग अलग रस्सी को एक दूसरे को ज्वाइंट कर रहा है। तो जहां पे ज्वाइंट है वहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, और अगर कहीं ज्वाइंट नहीं है वहां पे फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल। जैसे अगर आप देखें ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, एक कर्व आपका ऐसा है। अब आप खुद देखें यहां पे आपको ज्वाइंट नजर आ रहा है कि नहीं, यहां पे अगर आप देखें तो ये एक लाइन आया और यहां से आपका कर्व क्या हो गया, चेंज। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये आपका क्या कर रहा है, ज्वाइंट का काम कर रहा है। तो ये जो पूरा फंक्शन है ये इस जगह पे मतलब x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है।
तो डोमेन के लिए हम क्या देखेंगे x, रेंज के लिए हम क्या देखेंगे y, कंटिन्यूटी के लिए हम क्या देखेंगे कि ग्राफ कहीं ब्रेक है या नहीं। अगर ग्राफ कहीं ब्रेक नहीं है तो कंटिन्यूअस, अगर ब्रेक है तो डिसकंटिन्यूअस। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हम क्या देखेंगे, जॉइंट। अगर आपके ग्राफ में कहीं कोई जॉइंट है, अगर आपके ग्राफ में कहीं कोई जॉइंट है तो उस जगह पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, और अगर कोई जॉइंट नहीं है मतलब आपका फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है। अब हम देखते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग को। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए आपको देखना है एक्स और वाई का नेचर। अगर एक्स और वाई का नेचर हमको देखना है, एक्स और वाई का नेचर, अगर एक्स और वाई का नेचर सेम है, ध्यान दे और इसको लिखते भी चले, अगर एक्स और वाई का नेचर सेम है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। अगर x और y का नेचर अपोजिट है तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। याद रखें, अगर x और y का नेचर सेम, अगर x और y का नेचर सेम फंक्शन इंक्रीजिंग, अगर x और y का नेचर अपोजिट फंक्शन डिक्रीजिंग। अब सवाल ये उठता है कि सर नेचर का मतलब क्या हो गया। नेचर का मतलब है ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये एक लाइन। नेचर का मतलब हो गया कि अगर x बढ़ रहा है तो y भी बढ़े, तो x बढ़ रहा है तो y भी बढ़े, मतलब x और y का नेचर दोनों का सेम हो गया, दोनों का नेचर कैसा हो गया, बढ़ने वाला नेचर हो गया। अगर x घट रहा है तो y भी घटे, तो यहाँ पे x और y दोनों का नेचर क्या हो गया, घटने वाला नेचर हो गया, तो यहाँ पे दोनों का नेचर क्या हो गया, सेम। तो उस केस में फंक्शन आपका क्या कहलाएगा, इंक्रीजिंग। अगर x बढ़े और y घटे, x इंक्रीज कर रहा y डिक्रीज कर रहा, दोनों का नेचर अपोजिट हुआ, फंक्शन कहलाएगा डिक्रीजिंग। x डिक्रीज करे और y इंक्रीज करे, x डिक्रीज करे y इंक्रीज करे, नेचर अपोजिट, फंक्शन डिक्रीजिंग। तो जब कभी भी आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करना होगा, जब कभी भी आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करना होगा, आप हमेशा क्या करेंगे, ये आपको हम एक तरीका बता रहे हैं कि आप हमेशा लेफ्ट से राइट बढ़ेंगे। जब आप लेफ्ट से राइट बढ़ेंगे तो आप देखेंगे क्या कि x का वैल्यू हमेशा बढ़ेगा, क्योंकि लेफ्ट से राइट आप जब बढ़ते हैं तो x का वैल्यू बढ़ता है। उस लेफ्ट से राइट मूव करेंगे और उसमें आप चेक करेंगे कि y का वैल्यू में क्या चेंज आ रहा है। जैसे आप गौर करें, हम यहाँ पे अगर x लेते हैं तो ग्राफ का हाइट ये रहा, हम बढ़े राइट साइड बढ़ रहे हैं तो ग्राफ का हाइट ये, हम यहाँ लिए ये हुआ। अब आप खुद देखें y का वैल्यू भी बढ़ता जा रहा है, हम यहाँ लिए x, y यहाँ, हम यहाँ लिए x, y यहाँ, हम यहाँ लिए x, y यहाँ। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, तो लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो x का वैल्यू क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। फिर जब लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो हम नीचे से ऊपर की ओर आ रहे हैं, तो नीचे से ऊपर की ओर आ रहे हैं, मतलब y का वैल्यू भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा। तो यहाँ y भी आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा। तो जब x और y दोनों का नेचर सेम होगा तो फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग, मतलब ये फंक्शन आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है। और इसका इंटरवल क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी थ्रू आउट द रियल नंबर, ये आपका क्या है, इंक्रीजिंग। अगर मानिए आपके पास है ये ग्राफ, आप खुद देखें ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जब कभी भी चेक करना हो, हम हमेशा लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ेंगे। हम यहाँ पे लिए x, y यहाँ मिलेगा, हम यहाँ पे लिए x, y यहाँ, हम यहाँ पे लिए x, y यहाँ, हम यहाँ लिए x, y यहाँ। अब आप खुद देखें x का वैल्यू तो बढ़ रहा, क्यों बढ़ रहा, क्योंकि हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, तो x का वैल्यू आपका इंक्रीज किया। लेकिन y अगर आप देखें तो पहले ये था, फिर ये हुआ, फिर ये, मतलब हम नीचे की ओर जा रहे हैं, नीचे की ओर जा रहे हैं, मतलब y का वैल्यू आपका डिक्रीज कर रहा। तो यहाँ पे x और y का नेचर अपोजिट हो गया, नेचर अपोजिट हो गया, मतलब ये फंक्शन आपका कैसा हो गया, डिक्रीजिंग। कहाँ से कहाँ, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो अगर x और y का नेचर सेम हो तो फंक्शन इंक्रीजिंग कहलाएगा, अगर x और y का नेचर अपोजिट है तो फंक्शन डिक्रीजिंग कहलाएगा। नेचर का मतलब हो गया x अगर बढ़ रहा है आप हमेशा लेफ्ट से राइट जाएंगे, x हमेशा आपको बढ़ता हुआ ही नजर आएगा। x अगर बढ़ रहा है y भी बढ़े तो इंक्रीजिंग, x अगर बढ़ रहा y घटे तो डिक्रीजिंग। आप हमेशा लेफ्ट से राइट मूव करेंगे, ये एक अच्छा तरीका होगा, कंफ्यूजन कम होगा प्रॉब्लम बनाने में।
एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अगर मानिए मेरे पास एक एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू मॉड x, मतलब ये ग्राफ है आपके पास, ये ग्राफ हम यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे x लिए तो y 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 यहाँ पे हम क्या देखें कि x तो बढ़ रहा है लेकिन y का वैल्यू क्या हो रहा, घटता जा रहा है, y का वैल्यू घट रहा, तो ये कैसा हो गया, डिक्रीजिंग। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, अगर आप यहाँ पे x लेते हैं तो y यहाँ मिल गया, यहाँ पे x लिए तो y यहाँ पे x लिए तो y यहाँ पे अब आप क्या देख रहे हैं कि x तो बढ़ रहा, क्यों बढ़ रहा, क्योंकि लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, y भी साथ में बढ़ रहा, क्यों, क्योंकि इसका हाइट बढ़ने लगा। तो यहाँ पे x और y दोनों का नेचर क्या हो गया, सेम। तो इस केस में ये इंक्रीजिंग हुआ, इस केस में ये डिक्रीजिंग हुआ। तो अब सवाल ये उठता है कि सर इसको आंसर कैसे करेंगे। तो आप देखें कि यहाँ पे डिक्रीजिंग किस जोन में है, इस जोन में डिक्रीज कर रहा, और इंक्रीजिंग किस जोन में, इस जोन में ये इंक्रीज कर रहा। तो आप जोन वाइज तो आंसर कर नहीं सकते, आपको x के टर्म्स में आंसर करना है। तो इस जोन में x का वैल्यू क्या है, तो इधर आपका x क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी, ये आपका 0, इधर x क्या होता है आपका प्लस इन्फिनिटी, और ये आपका 0। तो आप खुद देखें x का वैल्यू जो है, x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से 0 के लिए, माइनस इन्फिनिटी से 0 के लिए आपका डिक्रीजिंग है। क्यों डिक्रीजिंग है, क्योंकि हाइट क्या हो रहा, घटता जा रहा है। लेकिन इस जोन में, इस जोन का मतलब क्या हो गया, x 0 से इन्फिनिटी, x जब आपका 0 से इन्फिनिटी है तो आपका फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग। मतलब एक फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों हो सकता है। तो जब वो दोनों होगा तो वहां पे जो आप आंसर करेंगे वो आप इंटरवल के टर्म्स में आंसर करेंगे। इस जोन में डिक्रीजिंग था तो माइनस इन्फिनिटी से 0 तक का जोन डिक्रीजिंग हुआ, इस जोन में ये इंक्रीजिंग है तो 0 से इन्फिनिटी का हम इंटरवल लिए। एक और एग्जांपल अगर हम देखें इसमें, तो यहां पे आप देख सकते हैं, अगर आपके पास कर्व, ऐसा कर्व हो, आप देखिए ये कर्व हो गया, यहां पे हमको चेक करना इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। हमेशा आप लेफ्ट से राइट बढ़ेंगे, यहां पे हम x लिए, y यहां मिलेगा आपका, यहां पे x y यहां पे x y यहां पे x y यहां आप खुद देखें x का वैल्यू आपका बढ़ता जा रहा है, x का वैल्यू बढ़ रहा, तो y का वैल्यू आपका क्या हो रहा, घट रहा। आप देखें यहां पे था y, ये हुआ तो y कम होता जा रहा। तो यहां पे आप खुद देखें x और y का नेचर अपोजिट हुआ, तो ये फंक्शन आपका क्या हो गया, डिक्रीजिंग। अब इस जोन में अगर हम देखें तो यहां पे x लिए y यहां पे x लिए y यहां पे x लिए y तो यहां पे x बढ़ा, साथ में y का हाइट भी बढ़ता जा रहा है, तो y का हाइट भी बढ़ा। अब आप देखें यहां पे x और y दोनों का नेचर क्या है, सेम। तो x और y दोनों का नेचर सेम है, तो ये फंक्शन आपका क्या हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो यहां पे सवाल उठता है कि ये डिक्रीजिंग भी आ रहा है, इंक्रीजिंग भी आ रहा, तो किस इंटरवल में डिक्रीजिंग आएगा और किस इंटरवल में इंक्रीजिंग आएगा। तो आप देखें यहां से यहां तक ये डिक्रीजिंग है और यहां से यहां तक ये क्या है, इंक्रीजिंग। तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 0, ये जोन आपका माइनस इन्फिनिटी से 0 होगा, तो माइनस इन्फिनिटी से 0 में ये डिक्रीजिंग है, और ये जोन यहां से शुरू हो रहा है 0 से, और खत्म कहां पे होगा, इन्फिनिटी। तो ये 0 से इन्फिनिटी में ये क्या है आपका इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए आपको नेचर देख रहा है x और y का, और हमेशा आप याद रखें कि आप मूव हमेशा लेफ्ट से राइट ही करिएगा, लेफ्ट से राइट कीजिएगा तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और आप जहाँ तहाँ से राइट से लेफ्ट मूव करें या लेफ्ट से राइट मूव करें तो कंफ्यूजन होना शुरू हो जाएगा। लेफ्ट से राइट मूव करते समय आप y पे नज़र रखेंगे कि y बढ़ रहा है या घट रहा। अगर y घटता जा रहा है तो x और y का नेचर अपोजिट हो गया, डिक्रीजिंग। अगर y बढ़ता जा रहा है तो x और y का नेचर सेम हो गया, तो फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। पे आप लोगों ने देखा डोमेन, रेंज, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी एंड इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। डोमेन के लिए x, रेंज के लिए y, कंटिन्यूटी के लिए कहाँ पे ग्राफ टूटा हुआ है, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए जॉइंट, अगर जॉइंट है मतलब उस जगह पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए x और y का नेचर।
अगर x और y का नेचर सेम तो इंक्रीजिंग, x और y का नेचर अपोजिट तो डिक्रीजिंग। और याद रखें x आप हमेशा कैसा लेंगे, लेफ्ट से राइट मूव करते हुए। अब यहां पे दो चीज बच रहा है, मैक्सिमा, मिनिमा एंड मैपिंग। तो मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो मैक्सिमा मिनिमा में आपको दो चीज पढ़ना है, ध्यान दें। मैक्सिमा और मिनिमा में आपको दो चीज सीखना है। एक आपको पॉइंट और दूसरा आपका वैल्यू। पॉइंट में आपका दो चीज आएगा, एक आएगा आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और दूसरा आएगा पॉइंट ऑफ मिनिमा। और उसी तरह से वैल्यू में दो चीज आएगा, एक आपका आएगा मैक्सिमम वैल्यू और दूसरा आएगा मिनिमम वैल्यू। ध्यान दें, मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा में आपको दो चीज सीखना है, यहां पे पॉइंट और वैल्यू। पॉइंट में आपका दो चीज आता है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड पॉइंट ऑफ मिनिमा, और वैल्यू में आपका दो चीज आएगा, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। जब कभी भी पॉइंट निकालना हो, चाहे वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकालना हो, चाहे वो पॉइंट ऑफ मिनिमा निकालना हो, चाहे वो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालना हो, चाहे वो पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी पॉइंट निकालना हो, पॉइंट जब भी आपको निकालना हो तो आप हमेशा x को ढूंढेंगे, x के टर्म्स में आंसर करेंगे। और जब कभी भी आपको वैल्यू निकालना हो तो आप हमेशा y के टर्म्स में करेंगे, चाहे वो मैक्सिमम वैल्यू हो, चाहे वो मिनिमम वैल्यू हो। और रेंज भी एक वैल्यू होता है, फंक्शन का वैल्यू। इसलिए वहां पे भी हम क्या देखते थे, y। वहां पे भी हम क्या देखते थे, y। तो पॉइंट मतलब x, वैल्यू मतलब y। जो भी चीज आपका वैल्यू से लिंक रखता है वो सब y के कैटेगरी में जाएगा, उन सब का आंसर y के टर्म्स में होगा। और जो भी आपका पॉइंट से लिंक रखेगा वो सब का आंसर इन टर्म्स ऑफ x होगा। तो अब सवाल उठता है कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू हम सर कैसे निकालेंगे। आप देखिए, सबसे पहले हम मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के बारे में बताने जा रहे हैं। ये आपका y एक्सेस, ये आपका x एक्सेस। हम यहां पे एक ग्राफ प्लॉट किए, ये एक ग्राफ। अब आप इस ग्राफ को देखें, हम यहां पे बताने जा रहे हैं सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के बारे में। जरा ध्यान दें, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू बताने जा रहे हैं, मतलब आंसर किसके टर्म्स में होगा, y के टर्म्स में। अब इस ग्राफ को देखें, इस ग्राफ को देख के आप खुद सोचें कि इस ग्राफ में y का सबसे अधिक वैल्यू क्या हो सकता है। y का सबसे अधिक वैल्यू, जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा y प्लस इंफिनिटी की ओर जाएगा, जैसे जैसे ये नीचे जाएगा y माइनस इंफिनिटी की ओर जाएगा। तो इस ग्राफ में y का जो सबसे अधिक वैल्यू है वो प्लस इंफिनिटी है। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो प्लस इंफिनिटी। मतलब आपके ग्राफ में, आपके फंक्शन में अगर कोई मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है तो आपके ग्राफ में जो y का सबसे अधिक वैल्यू है, आपके ग्राफ में जो y का सबसे अधिक वैल्यू है वही आपका मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगा। याद रखें, आपके ग्राफ में जो y का सबसे अधिक वैल्यू है वही आपका मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगा। आपके ग्राफ में जो सबसे कम वैल्यू है y का, आपके ग्राफ में जो सबसे कम वैल्यू है y का, वो आपका मिनिमम वैल्यू कहलाएगा। इस ग्राफ में आप देखें y का सबसे कम वैल्यू क्या है, माइनस इंफिनिटी। तो माइनस इंफिनिटी आपका क्या कहलाएगा, मिनिमम वैल्यू। इस ग्राफ में आपका y का सबसे अधिक वैल्यू क्या, प्लस इंफिनिटी। तो प्लस इंफिनिटी आपका क्या कहलाएगा, मैक्सिमम वैल्यू। अगर हम एक और ग्राफ देखें, मान लेते हैं मेरे पास है y इज इक्वल टू मॉड x। ये मॉड x का ग्राफ होता है, जब आपको पढ़ाएंगे मॉड x के बारे में तो आप देखेंगे। अब देखें, ये ग्राफ है मेरे पास। इस ग्राफ में आप खुद देखें कि y का सबसे कम वैल्यू कौन है। सबसे कम वैल्यू यहां से शुरू हो रहा, मतलब सबसे कम वैल्यू y का यहीं पे होगा। तो y यहां पे क्या होगा, 0 होगा कि नहीं। तो इस फंक्शन में y का जो मिनिमम वैल्यू है, इस फंक्शन में y का जो मिनिमम वैल्यू है वो है 0।
मतलब कि इसमें मिनिमम वैल्यू आपका क्या होगा 0। इस फंक्शन में मिनिमम वैल्यू आपका क्या होगा 0। मैक्सिमम वैल्यू की अगर हम बात करें तो ये बढ़ता जा रहा है, कहां तक बढ़ेगा, प्लस ऊपर बढ़ता जाएगा। ये भी बढ़ता जा रहा है, ये जब ऊपर बढ़ता जाएगा तो y कहां भागेगा, प्लस इन्फिनिटी की ओर भागेगा। तो प्लस इन्फिनिटी की ओर भागेगा तो इस फंक्शन में y का सबसे अधिक वैल्यू क्या है, प्लस इन्फिनिटी। तो इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू आपका क्या हो गया, प्लस इन्फिनिटी। तो अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है तो आप देखें कि ग्राफ में y का सबसे अधिक वैल्यू क्या है। जो y का सबसे अधिक वैल्यू होगा वो मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगा। अगर मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है तो आप देखें कि ग्राफ में y का सबसे कम वैल्यू क्या है। जो सबसे कम वैल्यू होगा वही आपका मिनिमम वैल्यू कहलाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्लियर। अब हम आ रहे हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा। देखिए जो भी चीज़ हम बता रहे हैं, जैसे रेंज के बारे में बताएं, तो ये सब लिखते चलेंगे, आप याद रखें। रेंज क्या होता है, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y। डोमेन क्या होता है, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या होता है, इंक्रीजिंग में नेचर ऑफ x एंड y मस्ट बी सेम, डिक्रीजिंग में नेचर ऑफ x एंड y मस्ट बी व्हाट, अपोजिट। और मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ y इन द फंक्शन इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। मिनिमम वैल्यूज, मिनिमम y ऑफ द फंक्शन इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अब हम आते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा का डेफिनेशन होता है कि जहां पे y मैक्सिमम है, ध्यान दें, जहां पे y मैक्सिमम है उस जगह पे जो करस्पॉन्डिंग x होगा, हर एक जगह पे x और y दोनों का कोऑर्डिनेट होता है ना, जितना भी आप पॉइंट लेंगे वहाँ पे x भी होगा y भी होगा। तो जब y मैक्सिमम होगा तो वहाँ x कुछ तो होगा। तो जहाँ पे y मैक्सिमम होगा वहाँ पे जो भी x होगा वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहलाता है, वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहलाता है। जहाँ पे y मिनिमम होगा वहाँ पे जो करस्पॉन्डिंग x होगा, जहाँ पे y मिनिमम होगा वहाँ पे जो करस्पॉन्डिंग x होगा वो पॉइंट ऑफ मिनिमा कहलाता है। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा का डेफिनेशन क्या हो गया, वैल्यू ऑफ x एट विच y इज मैक्सिमम। याद रखें, वैल्यू ऑफ x एट विच y इज मैक्सिमम इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। द वैल्यू ऑफ x एट विच y इज मिनिमम इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा x का वह वैल्यू जहाँ पे y मैक्स हो, पॉइंट ऑफ मिनिमा x का वह वैल्यू जहाँ पे y मीन हो। जैसे ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किए, हमको निकालना पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकालना है तो अब सबसे पहले देखें कि y मैक्सिमम किधर हो रहा है। तो y मैक्सिमम किधर होगा, इधर बढ़ता जाएगा तो y मैक्सिमम होगा। तो आप गौर करें, जैसे जैसे y बढ़ रहा है x भी तो आपका प्लस इन्फिनिटी की ओर आ रहा है। तो जब ये इसका y इन्फिनिटी पे पहुंचेगा, जब इसका y इन्फिनिटी पे पहुंचेगा तो इसका x कहाँ पहुंचेगा, थोड़ा सा एनालिसिस करें, वो भी तो आपका प्लस इन्फिनिटी पे पहुंचेगा। तो जब y मैक्सिमम हो रहा है तो x क्या बन रहा, प्लस इन्फिनिटी। तो इसका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या हो गया, प्लस इन्फिनिटी। अगर ये नीचे जाएगा, जैसे जैसे ये नीचे जाएगा y आपका कहाँ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी की ओर भागेगा। तो y माइनस इन्फिनिटी की ओर भागेगा तो उस केस में इसका करस्पॉन्डिंग x भी तो आपका माइनस इन्फिनिटी बनेगा। तो इसका पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी। तो एक्चुअली माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी को सब कहता है नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे अगर कोई पूछता है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, मिनिमम वैल्यू क्या होता है, तो सब आंसर कहता है नॉट डिफाइंड। बट यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी के वजह से सब कह देता है कि नॉट डिफाइंड होगा। ये हो गया। अगर हम दूसरा फंक्शन में देखें, अगर मेरे पास मॉड x हो तो मॉड x का ग्राफ अगर गौर से देखें हम, और यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछे कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या है, आप देखें यहाँ पे y मिनिमम है, यहाँ पे y मिनिमम, तो इस जगह पे x का वैल्यू क्या है, अब खुद सोचिए, इस जगह पे x का वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे x का वैल्यू 0 होगा, तो ये x इक्वल 0 आपका क्या हो गया, पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्यों पॉइंट ऑफ मिनिमा हुआ, क्योंकि यहाँ पे y जो है वो मिनिमम है। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा अगर कोई पूछे तो यहाँ पे आप देखें ये बढ़ता जाएगा,
ये जब बढ़ता जाएगा तो ये y इंफिनिटी पे पहुंचेगा, तो उस केस में x आपका कहां आएगा, माइनस इंफिनिटी पे। यहां पे भी गौर करें, ये बढ़ता जाएगा, ये जब बढ़ता जाएगा, ये जब बढ़ के आपका y प्लस इंफिनिटी पे पहुंचेगा, तो यहां पे भी आपका x कहां पहुंचेगा, प्लस इंफिनिटी। तो यहां पे y मैक्सिमम दो तरीके से पहुंच सकता है, एक तरीका इधर से हुआ, एक तरीका इधर से हुआ। तो जब इधर से बढ़ेगा तो पॉइंट ऑफ मिनिमा माइनस इंफिनिटी, जब इधर से इंफिनिटी पे जाएगा तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा माइनस इंफिनिटी, और यहां पे क्या होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा प्लस इंफिनिटी। तो यहां पे क्या देख रहे हैं, x के दो वैल्यू पे y मैक्सिमम पे अटेंड कर रहा है, x के दो वैल्यू पे y मैक्सिमम हो रहा है। तो कौन कौन से वैल्यू पे हो रहा है, माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी पे। तो इसका दो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, एक प्लस इंफिनिटी होगा और एक माइनस इंफिनिटी। तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा के लिए आप सीधा y देखें कि y कहां मैक्स हो रहा। अगर y दो जगह पे मैक्स हो रहा तो दो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, अगर y दो जगह पे मीन हो रहा तो दो पॉइंट ऑफ मिनिमा, अगर एक जगह पे मैक्स हो रहा तो एक पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, एक जगह पे मीन हो रहा है, एक जगह पे मीन हुआ तो एक पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा के लिए y मैक्स होना चाहिए, y जहां मैक्स है वहां पे जो करस्पॉन्डिंग x होगा वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। पॉइंट ऑफ मिनिमा के लिए y जहां मीन होगा वहां पे जो करस्पॉन्डिंग x होगा वो पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो ये था आपका मैक्सिमा और मिनिमा का कंसेप्ट। अब मैपिंग के बारे में ऑलरेडी हम आप लोगों को बता चुके हैं कि हम किस तरह से चेक करते हैं कि फंक्शन डिफाइंड है या नहीं, याद होगा। उसके लिए हम आपको बता चुके हैं कि हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, किसके पैरेलल ग्राफ ड्रॉ करते हैं। जब फंक्शन डिफाइंड है या नहीं, उसके लिए हम ग्राफ किसके पैरेलल ड्रॉ करते हैं, y के पैरेलल। अगर वो दो जगह पे कट कर रहा है तो नॉट डिफाइंड, एक जगह पे कट कर रहा तो डिफाइंड। फिर हम बताए थे 1 1 और मिनी 1 के बारे में। 1 1 के लिए क्या बताए थे कि x एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करेंगे, एक जगह पे कट किया तो 1 1, दो या दो से अधिक जगह पे कट किया तो मिनी 1, जिसका वीडियो YouTube में पड़ा हुआ, वहां से आप देख सकते हैं। लेकिन वहां पे हम दो चीज नहीं बताए थे कि ऑन टू और इनटू कैसे चेक करते हैं। अब हम यहाँ पे ऑन टू और इनटू बताने जा रहे हैं। याद कीजिए, आपको हम ऑन टू के बारे में बताए थे कि ऑन टू मैपिंग क्या होता है। ऑन टू मैपिंग के लिए हम आपको बता चुके हैं कि ऑन टू के लिए रेंज और कोडोमेन बराबर होना चाहिए, इनटू के लिए रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं होना चाहिए। तो जब कभी भी कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, जैसे मान देते हैं y = x दिया हुआ है और मैपिंग दिया हुआ है r से r। अब खुद देखें, यहाँ पे कोडोमेन आपका क्या हो गया, रियल नंबर। हम इसका ग्राफ प्लॉट किए, तो इसका ग्राफ ये हो गया। अब आप खुद बताएं यहां पे इसका रेंज क्या होगा। रेंज अभी हम आपको निकालने सिखा दिए हैं। रेंज के लिए आपको हम क्या बताए थे कि y देखेंगे। यहां पे आप देख सकते हैं y आपका माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी है, तो रेंज आपका माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी है। तो यहाँ पे रेंज आपका माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी मतलब रियल नंबर हो गया। कोडोमेन भी आपका रियल नंबर है। आप बताएं रेंज और कोडोमेन बराबर हुआ कि नहीं, हो गया बराबर। तो रेंज और कोडोमेन अगर बराबर है तो ये कैसा मैपिंग हो गया, ऑन टू मैपिंग। और साथ में ये कैसा मैपिंग है, 1-1 मैपिंग है, तो ये 1-1 मैपिंग भी हो गया, ऑन टू मैपिंग भी है, तो ये कैसा मैपिंग हो गया, 1-1 ऑन टू। अगर ये मैपिंग नहीं दिया हुआ, बहुत सारे प्रॉब्लम में आप देखेंगे कि मैपिंग नहीं दिया रहता है, तो जब ये मैपिंग नहीं दिया रहेगा तो उस केस में ये अंडरस्टूड है कि वो मैपिंग f इज अ मैपिंग फ्रॉम r to r होगा। अगर मैपिंग कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो आप हमेशा यही मैपिंग लेके चलेंगे, मतलब उसका डोमेन आप रियल नंबर रखेंगे और कोडोमेन भी आप रियल नंबर रखेंगे। एक और अगर हम देखें, अगर आपके पास मैपिंग दिया हुआ है f इज अ मैपिंग फ्रॉम r to r, mod x का ग्राफ ये रहा। अब आप देख सकते हैं ये आपका मिनी 1 मैपिंग हो गया। क्यों मिनी 1 मैपिंग हुआ, x एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ किए, दो जगहों पे कट किया तो ये मिनी 1 हुआ। अब इसका रेंज आप निकाले, रेंज के लिए हम क्या बताए थे, y। तो आप खुद देखें y यहां से ऊपर तक जाएगा क्योंकि ग्राफ यहां से शुरू हो रहा है। ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा y प्लस इंफिनिटी, ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा y प्लस इंफिनिटी। तो इसका रेंज आपका क्या हो गया, 0 से इंफिनिटी। कोडोमेन आपका रियल नंबर है, कोडोमेन आपका रियल नंबर है, मतलब माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। आप खुद देखिए क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है बराबर। तो ये दोनों अगर बराबर नहीं है मतलब कि ये कैसा मैपिंग है, इनटू मैपिंग। तो ये था आपका मैपिंग का कंसेप्ट। तो
डोमेन के लिए x, रेंज के लिए y, कंटिन्यूटी के लिए ग्राफ ब्रेक कर रहा है या नहीं, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए जॉइंट है या नहीं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए x और y का नेचर, मैक्सिमम मिनिमा के लिए मैक्सिमम वैल्यू जहां पे y मैक्स हो, मिनिमम वैल्यू जहां पे y मीन हो, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा के लिए जहां y मैक्स है उसका करस्पॉन्डिंग x, पॉइंट ऑफ मिनिमा के लिए जहां पे y मीन है उसका करस्पॉन्डिंग x। और मैपिंग के लिए हमको रेंज और कोडोमेन देखना है, रेंज और कोडोमेन बराबर ऑन टू, रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं, इनटू x के पैरेलल ड्रॉ करेंगे, एक जगह पे कट किया तो 1 1, 2 या 2 से अधिक जगह पे कट किया तो मेनी 1। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करें। अगर नहीं समझ में आता है तो रिवाइंड कर करके देखें, हर जगह पे आप पॉज करके पहले सोचें, याद रखें। हर जगह पे आप एक बार देख रहे हैं अच्छे से, उसके इसको एक बार फिर से देखें और पॉज कर करके देखें। जैसे डोमेन, जब हम डोमेन के बारे में बताएं, ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ प्लॉट होने के बाद आप उस पर पॉज करें, पॉज करने के बाद आप सोचें कि इसका डोमेन क्या हो सकता, उसके बाद फिर लेक्चर को कंटिन्यू करें और सुनें। उसी तरह से रेंज के लिए कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और इसका एक प्रॉपर नोट्स बनाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस एक ही लेक्चर में आप एक साथ 6 चैप्टर पढ़ रहे हैं। ग्राफिकली हम कैसे निकालते हैं ये यहाँ पे हम आपको सिखाएं, बहुत आराम से और बहुत इजी तरीके से हम सिखाएं। ये आप कहीं भी आप देख सकते हैं, किसी भी बुक में इस तरह से एक्सप्लेन नहीं किया गया है। थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया, अगर आप लोग मेरे वीडियो से बेनिफिटेड हैं तो इसको लाइक करें, इस पर कमेंट भी करें सभी लोग, और सभी लोग लाइक करें, उससे थोड़ा सा मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।